हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सेवन्थ की साइंस की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पार्ट 3 आज हम करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने पहले से पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था पोषण की डेफिनेशन क्या होती है, पोषण के स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि पोषण एक बहुत बड़ा एक मैकेनिज़्म है, तो उसके स्टेप्स हमने पढ़े थे। आहार अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न प्रकार के सजीवों में किस प्रकार से कंप्लीट होती है वो हमने जाना था, और हमने ये जान लिया था कि मानव पाचन तंत्र क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र को हमने मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया था या दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था। सबसे पहला हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और सेकंड हमने देखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियाँ। तो इंट्रोडक्शन हमने इसका ले लिया था। आहार नाल मेनली एक 9 मीटर या लगभग 9 मीटर के आसपास एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है आपकी बॉडी के अंदर, और एक बहुत बड़ा अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड ये ट्यूब होती है। और ये ट्यूब जो होती है वो आपके मुख से स्टार्ट होकर एनस तक कंप्लीट होती है, गुदा द्वार तक कंप्लीट होती है। ठीक है, ये जो पूरी नलिका है ये आपके शरीर के अंदर विभिन्न भागों में अलग अलग तरह से भोजन का पाचन करती है। उन सब के बारे में हमको डिस्कस करना है। और इसके बाद इसकी सहायक ग्रंथियाँ भी होती है जो पाचन की प्रक्रिया में इस आहार नाल के विभिन्न भागों के साथ जुड़ी हुई होती है और भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि मुख में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो मुख में पाचन की प्रक्रिया के मुख्यतः जो दो मैकेनिज़्म चलते हैं, एक होता है यांत्रिक यानी फिजिकल डाइजेशन, और दूसरा चलता है रासायनिक यानी कि केमिकल डाइजेशन। तो फिजिकल डाइजेशन जो होता है वो होता है भोजन का यांत्रिक विधि द्वारा पाचन, यानी हम ये कह सकते हैं कि फिजिकली उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। और वो प्रक्रिया कौन करता है? दांत करते हैं। हमारे मुख में जो दांत उपस्थित होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करते हैं, और इस तरह से भोजन का क्या होता है, फिजिकली या हम कह सकते हैं कि यांत्रिक पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने जीभ के बारे में पढ़ा था कि जीभ क्या करती है, भोजन को लार के साथ मिश्रित करके भोजन को सॉफ्ट बनाती है जिससे भोजन को आसानी से निगला जा सके। ठीक है, ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मानव पाचन तंत्र के बारे में, और आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। आज के टॉपिक में आपको पढ़ना है मुख में पाचन की प्रक्रिया में जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे आज लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लेंगे ग्रसिका यानी ईसोफेगस। नेक्स्ट हम लेंगे आमाशय में भोजन का पाचन क्या होता है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, आमाशय होता क्या है और किस प्रकार से ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है डाइजेशन की आमाशय के अंदर। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आमाशय में भोजन का पाचन। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझना है और लर्न भी आपको बहुत अच्छे से करना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि देखिए, मैंने आपको पहले ही समझाया कि मुख में जो पाचन है वो दो तरीके से होता है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो लार ग्रंथि जो है वो बेसिकली पार्ट है किसका? रासायनिक पाचन का। क्लियर? तो रासायनिक पाचन किस प्रकार से, यानी कि केमिकल रूप से भोजन का पाचन किया जाएगा, भोजन को तोड़ा जाएगा। इसका यह कार्य कौन करेगा? लार ग्रंथि द्वारा लार रस स्रावित होता है वो करेगा। तो देखिए, लार ग्रंथि मुख गुहा में स्थित होती है। ध्यान से देखिएगा इसको। लार ग्रंथि मुख गुहा में स्थित होती है और लार ग्रंथि लार रस का स्त्रवन करती है। किस रस का स्त्रवन करती है? लार रस का। क्लियर? जिसमें क्या होते हैं, एमाइलिज यानी कि टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। आप ये नाम एंजाइम का ज़रूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि लार ग्रंथि द्वारा स्त्रवित लार रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये तो होता है एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। दोनों नामों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो अब देखिए एंजाइम क्या होते हैं। सबसे पहले एंजाइम ये होते हैं, कुछ पाचक रस होते हैं या कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर
पोषक तत्व को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो हर एक पोषक तत्व के लिए विभिन्न अलग अलग टाइप का एंजाइम होगा। ये आपके बॉडी के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं, ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये भोजन को तोड़ने में या भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं। तो चलिए, मुख गुहा के अंदर स्थित लार ग्रंथि से लार रस का स्रवन होता है, जिसमें एमाइलेज यानी कि टाइलिन एंजाइम होता है। और ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम करता है स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपल शुगर में। ठीक है, अब आप जानिए कि स्टार्च आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप है, या कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, स्टार्च होता है, जो हमें विभिन्न प्रकार के अनाजों से प्राप्त होता है। जब हम किसी भी अनाज को खाते हैं तो उसमें स्टार्च फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट का मुख में ही आंशिक पाचन चालू हो जाता है, या आंशिक पाचन स्टार्ट हो जाता है, जो कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है। कहाँ उपस्थित होता है, लार रस में उपस्थित होता है। ठीक है, तो लार रस से जो सीक्रेट होता है क्या, टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपल शुगर में, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, सरल शर्करा में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या शुरू हो गया, मुख में स्टार्च का पाचन शुरू हो गया। अब ये देखिए, पूरा पाचन नहीं शुरू हुआ है, ये क्या हुआ है, आंशिक रूप से पाचन शुरू हुआ है मुख में। ठीक है, अब ये स्टार्च जो है वो आगे चलकर, आगे और भी कंपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी चलकर स्टार्च और शुगर का आगे और फर्दर डाइजेशन होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए, हम सिर्फ बताते नहीं हैं कि भोजन के पाचन में लार जो है वो स्टार्च का पाचन करता है, तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझते भी हैं कि भोजन का जो पाचन हो रहा है उसमें लार की क्या भूमिका है, क्या इम्पॉर्टेंस है लार का। अगर मुख में लार ना हो तो क्या भोजन का पाचन नहीं होगा, तो उसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले लीजिए आप परख नली। आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए, आपको चाहिए 2 परख नली, जिसे आप एक को ए नाम दे देंगे, दूसरे को बी नाम दे देंगे। ठीक है, यानी इस पर आपको नाम कर लिख लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है आयोडीन विलयन, ड्रॉपर लेना है, और उबले हुए चावल लेने हैं। अब देखिए, इसका सिद्धांत क्या है, इस पूरे एक्टिविटी को करने का क्या सिद्धांत है, ये किस थ्योरी पर वर्क करता है। आप जानते हैं कि स्टार्च के साथ अगर हम आयोडीन विलयन डाल देते हैं, यानी कि स्टार्च को आयोडीन विलयन से क्रिया करवाते हैं, तो आप जानते हैं कि उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा वो विलयन। जबकि आयोडीन विलयन का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, बैंगनी कलर होता है। अगर आप उसमें स्टार्च मिला देते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इट मीन्स अगर आपको किसी पदार्थ में स्टार्च की पहचान करनी हो तो आप क्या करेंगे, उसमें आयोडीन विलयन डालेंगे और इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ओके, तो यहाँ पर इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम क्या देखेंगे कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका रहती है। तो एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक परख नली ए, जिसमें आप डालेंगे उबले हुए चावल और उसमें जल मिलाकर उसको क्या कर लेंगे, विलयन बना लेंगे। सेकंड परख नली बी में आप क्या करेंगे, उसमें आप उसी कुछ उबले हुए चावलों को अपने मुख में चबाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मुख में पाचन की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, आप उस कुछ चावलों को मुख में चबाएंगे। चबाने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें लार मिक्स हो जाएगा। अब उस लार जो मिक्स हो जाएगा, उस लार युक्त चावल को आप क्या करेंगे, इस परख नली बी में लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो परख नली ए में उबले चावल, परख नली बी में चबाए हुए लार मिश्रित चावल। अब जल मिलाकर दोनों का विलयन बना ले और दोनों ही परख नली में आप क्या करेंगे, आयोडीन विलयन की कुछ कुछ बूंदें ड्रॉपर की सहायता से मिलाएंगे। तो जब आप आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें ड्रॉपर की सहायता से मिलाते हैं, तब आप देखते हैं परख नली ए में जो विलयन है वो किस में कलर चेंज हो जाता है, उसका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। जबकि आयोडीन विलयन का जो कलर है परख नली बी में चेंज नहीं होता है। तो ये जो कलर ऑब्जर्वेशन आपने देखा, उससे आपको क्या पता चलता है कि कलर ऑब्जर्वेशन से ये आपको पता चल रहा है कि उबले हुए चावल में स्टार्च प्रेजेंट है, इसीलिए आयोडीन विलयन के कारण उसका रंग जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। जबकि
चबाए हुए चावलों में से स्टार्च अब क्या हो गया, नहीं है, उस स्टार्च का पाचन हो गया है, इसीलिए वहाँ पर क्या हो गया है, स्टार्च का पाचन हो जाने की वजह से वहाँ पर आयोडीन विलयन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चला कि लार के मिश्रण से क्या हुआ, लार ने उस उबले हुए चावल में से क्या कर लिया, स्टार्च का पाचन कर लिया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि लार भोजन में से स्टार्च का पाचन करता है और उसे सिंपल सब्सटेंस यानी कि शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, मुख से जो भोजन है, मुख से प्रारंभ होकर ये जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है, ग्रसिका में आता है। ठीक है, एक लंबी ट्यूब है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मुख से ये पाचन आहार नाल जो है वो लंबी नलिका है। तो मुख से ये जो भोजन है वो आगे चलकर एक लंबी नलिका में जाता है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। ये लंबी नली जो होती है वो गले से होते हुए, आपके गर्दन से होते हुए वक्ष क्षेत्र तक जाती है और इस वक्ष क्षेत्र यानी फेफड़ों के नीचे तक जाती है। ठीक है, और ये जो नली है, इस नली की जो भित्ति होती है, दीवार जो होती है, वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि वो आसानी से क्या हो सकती है, संकुचित और सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। ठीक है, तो इस भित्ति के संकुचन की वजह से ही क्या होता है, भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है। भोजन जो कि लार के मिश्रण के कारण क्या हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और एक बॉलस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो अब इस नली में प्रवेश करता है, नली में प्रवेश करके उस नली में संकुचन होने की वजह से और फैलने की वजह से वो भोजन नीचे की ओर कंटिन्यूअसली नीचे की ओर सरकता चला जाता है। ठीक है, तो इसे हम ग्रास नली या ग्रसिका भी कहते हैं। तो आहार नाल का सबसे सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, आहार नाल का सेकंड कंपार्टमेंट ग्रसिका है। लेकिन देखिए, यहाँ पर केवल भोजन का पास आउट होता है, भोजन केवल मुख से ले जाकर आमाशय तक छोड़ा जाता है। ये आमाशय के ऊपरी हिस्से पर आता है, ये केवल आमाशय तक ले जाकर उस भोजन को छोड़ देता है। भोजन का पाचन इस कंपार्टमेंट में नहीं होता है। इस आहार नाल के इस भाग में भोजन का पाचन कम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ग्रास नली यानी ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये केवल एक भोजन को मुख से आमाशय तक लाने के एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। क्लियर? चलिए, अब देखिए, ये जो ग्रसिका है, ये जो ग्रास नली है, वो आगे की ओर श्वास नली के साथ जुड़ी रहती है। देखिए, मुख के अंदर ये जो पूरा बकल कैविटी वाला भाग है, ये बकल कैविटी का जो भाग है पूरा का पूरा, ये पूरा श्वास के लिए और भोजन के लिए एक ही मार्ग बनाता है। ये पूरा एक ही मार्ग होता है, जो वायु भी इसी से प्रवेश करती है। नाक, नासा गुहा और मुख गुहा का एक ही मार्ग होता है जिसमें वायु भी प्रवेश करती है नासा गुहा के द्वारा और भोजन भी प्रवेश करता है मुख के द्वारा। ठीक है, तो ये जो दोनों पाथ है वो दोनों पाथ एक ही होते हैं। तो मुख और नाक के लिए दोनों का एक ही पाथ होता है। ये आके डिफरेंस कहाँ होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर डिफरेंस हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक ये छोटी सी आपको ढक्कन नुमा संरचना दिखाई दे रही है। ये ढक्कन नुमा संरचना एक छोटा सा रबड़ के समान संरचना होती है जो कहलाती है एपिग्लोटिस यानी कि घापी ढक्कन। देखिए, इस चित्र में ध्यान से देखिए, ये जो नासा द्वार है और जो मुख का द्वार है, ये दोनों सेम होते हैं और वायु के प्रवेश करने का और भोजन के प्रवेश करने का द्वार सेम होता है। और ये दोनों प्रवेश करने की जो द्वार है वो किसकी सहायता से अलग होते हैं, केवल एपिग्लोटिस यानी कि घापी ढक्कन की सहायता से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये घापी ढक्कन जो है इन दोनों मार्गों को अलग अलग करता है। ये देखिए, ये श्वास नली है आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ जो है वो ईसोफेगस है या ग्रास नली है और दोनों का मुख कॉमन है, दोनों का सेम पाथ है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, केवल इस घापी ढक्कन की वजह से। जब भोजन आप करते हो तो भोजन करते समय क्या होता है, ये भोजन को जब निगला जाता है तो निगलने की वजह से ये जो घापी ढक्कन है वो क्या होता है, इस श्वास नली को अवरुद्ध कर देता है, श्वास नली के ऊपर आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, श्वास नली बंद हो जाती है और भोजन सीधा किस में चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है यानी ग्रसिका में चला जाता है। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है,
कि आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बोलते बोलते खाना खाते हैं, उस समय क्या होता है, वायु के प्रवेश करने का और जो भोजन के प्रवेश करने का द्वार है वो क्लियर नहीं हो पाता और घापी ढक्कन ठीक से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण भोजन अचानक से कहाँ, ईसोफेगस में ना जाने की बजाय कहाँ चला जाता है, आपके श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण आपको खांसी आती है, आपको हिचकी आती है। ठीक है, तो आपके खांसी आने का कारण, भोजन करते समय अचानक से तेज खांसी आ जाने का कारण क्या है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हो और आपके भोजन के लिए वो जो पाथ है वो सेम है और घापी ढक्कन ठीक से बंद नहीं हो पाता है, इसीलिए वो क्या होता है, भोजन आपके श्वास नली में चला जाता है और वहाँ से आपको वायु अवरुद्ध हो जाती है और इसी के कारण आपको खांसी आती है। क्लियर? तो इस प्रक्रिया को आप एक बार अच्छे से समझें, जो मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। देखिए, भोजन मुख के अंदर यांत्रिक पाचन हो रहा है यहाँ पर, और भोजन को दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जीभ उसे सलाइवा के साथ मिक्स कर रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सलाइवा ग्रंथियाँ हैं वो क्या कर रही है, सलाइवा को सीक्रेट कर रही है। मुख में लार सीक्रेट हो रहा है और ये लार भोजन को क्या कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बोलस के रूप में कन्वर्ट करता है। अब जब मुख गुहा से ये भोजन बाहर निकलता है और कहाँ पहुँचता है, ग्रसनी में पहुँचता है, तो ये देखिए, ये है घापी ढक्कन जो क्या कर रही है, श्वास नली को अवरुद्ध कर रही है, जिसके कारण भोजन कहाँ गया, सीधा ईसोफेगस में चला गया। ठीक है, और इसी ईसोफेगस के अंदर ये जो ईसोफेगस है, ग्रास नली की क्रमाकुंचन गतियों के कारण भोजन नीचे की तरफ कंटिन्यूसली चला जाता है और ये कहाँ पहुँचता है, सीधे आमाशय में आकर पहुँचता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से ग्रसिका द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए, आहार नाल का सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आहार नाल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दिस इज आमाशय, जिसे हम स्टमक भी कहते हैं। ये स्टमक जो है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल कैसी है, पतली ट्यूब है, लेकिन ये पूरा शेप जो है वो बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आमाशय जो है वो जे आकार की, इंग्लिश का जो जे लेटर होता है उसके आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसका ऊपरी सिरा जो होता है वो ग्रसिका से जुड़ा होता है तथा निचला सिरा जो होता है वो क्षुधांत्र से जुड़ा होता है। ठीक है, क्षुधांत्र छोटी आंत, इस छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? ये बहुत बड़ी संरचना है, बहुत मांसल पेशीय संरचना है और इसका आकार किसके समान होता है, जे के समान। इसके अंदर आकर भोजन काफ़ी समय तक रुकता है और भोजन में से प्रोटीन का स्पेशली पाचन जो है वो इस भाग में होता है। तो आहार नाल में भोजन का जो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, आमाशय के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है। आमाशय की आंतरिक सतह जो होती है, आमाशय मैंने आपको कहा क्या है, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। तो थैलीनुमा संरचना के अंदर इस तरह से खोखला भाग होता है। तो आंतरिक संरचना जो होती है उसकी सतह यानी आमाशय की जो भित्ति होती है, यहाँ देखिए ध्यान से, उसकी जो भित्ति यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको, उसमें से कम 3 पदार्थों का स्त्रवन किया जाता है, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस। ठीक है, श्लेष्मा क्या है, एक बहुत चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो क्या करता है, आमाशय की आंतरिक भित्ति पर चिपक जाता है। ये आंतरिक भित्ति पर चिपक कर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी भित्ति की सुरक्षा करता है। देखिए, आपके स्टमक के अंदर एक एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो किसी भी पदार्थ को गला सकता है, भोजन को गला सकता है, तो ऑब्वियसली ये आमाशय की भित्तियों को भी गला सकता है। तो इन आमाशय की भित्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसी भित्ति द्वारा कुछ श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है जो एक चिपचिपा पदार्थ स्रवित करती है जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं और वो इसकी पर एक छोटी सी लेयर बना देता है। इस लेयर के कारण क्या होता है, इस आमाशय के अंदर जो एसिड सीक्रेट होता है उस एसिड से ये क्या होती है, ये श्लेष्मा उसे भित्ति को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर?
चलिए, तो अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम, तो अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ सीक्रेट होता है? आमाशय के अंदर सीक्रेट होता है। बट इसका काम क्या है? इसका काम ये है, सबसे पहला काम तो ये है कि ये क्या करता है, अम्ल भोजन के साथ जो भी जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और दूसरा काम ये है कि ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यानी कि भोजन को एसिडिक बनाता है, जिसके कारण एसिडिक बनाने से क्या होगा, भोजन जो है वो अम्लीय क्यों बनेगा? भोजन को अम्लीय बनाने का क्या रीज़न है? तो देखिए, आमाशय के अंदर एक पाचक रस भी स्रावित किया जाता है जिसे हम जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जठर रस कहते हैं। तो ये जठर रस जो है वही भोजन का पाचन करेगा। पर ये जठर रस कब काम कर सकता है? जब भोजन अम्लीय हो। ठीक है, तो इसीलिए भोजन को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। जैसे ही भोजन अम्लीय बन जाता है वैसे ही क्या होता है, आमाशय द्वारा स्रावित जठर रस क्या करता है, उसमें से प्रोटीन का पाचन कर लेता है। जठर रस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है पेप्सिन एंजाइम। स्पेशली नाम याद रखिए। देखिए, लार के अंदर एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम था, तो यहाँ पर आमाशय के अंदर कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम है, जो कहाँ पाया जाता है? जठर रस के अंदर। तो इस जठर रस में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। जठर रस एक्चुअल में बहुत सारे एंजाइमों का ग्रुप है और उसमें से एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो स्पेशली प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करके उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है, एमिनो एसिड। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट कर देता है कौन? पेप्सिन। क्लियर? तो मेनली आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में 90% प्रोटीन का पाचन हो चुका होता है और कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, तो स्टमक में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है ये आपने देखा। इसको और क्लियरली हम वीडियो की सहायता से देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ईसोफेगस से भोजन जो है वो अब कहाँ प्रवेश कर रहा है? आमाशय में। तो आमाशय एक चौड़ी जे आकार की थैलीनुमा संरचना है जिसमें 3 प्रकार के रस स्रावित किए जाते हैं, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जठर रस है इसके अंदर भोजन को तोड़ने का कार्य किया जाता है। ओके, तो अब देखिए, ये म्यूकस की एक लेयर है जो कहाँ है? आमाशय की भित्ति पर पाई जाती है। ये म्यूकस की लेयर क्या करती है? आमाशय के अंदर स्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसकी सुरक्षा करती है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए, भोजन के साथ आए हुए इन जीवाणुओं को देखिए नष्ट करता है। ठीक है, जीवाणुओं को हटाता है, भोजन को साफ करता है और इसी भोजन को तोड़ने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अब इस अम्लीय माध्यम को के अंदर ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो जाकर प्रोटीन का पाचन करने लगते हैं और प्रोटीन को सरल इकाइयों अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आमाशय के अंदर जो पचा हुआ, आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है उसे हम काइम कहते हैं। जो भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। और ये जो भोजन है काइम, ये आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन काइम जो है वो क्या होता है? आमाशय से फिर आगे चलकर आमाशय के आगे वाले भाग यानी क्षुधांत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आमाशय के अंदर भोजन की प्रक्रिया का पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, इस प्रक्रिया को आपने क्लियरली समझ लिया है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? आज की वीडियो में हमने सीखा है लार ग्रंथि भोजन का पाचन किस तरीके से करती है, यानी कि लार ग्रंथि से स्टार्च को किस तरह से शुगर, सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, वो हमने देखा। एक एक्टिविटी के थ्रू भी उसको समझा। इसके अलावा हमने देखा है आज कि आमाशय में पाचन किस तरह से होता है और ईसोफेगस जो है यानी ग्रसिका में भोजन को किस प्रकार से मुख से आमाशय तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आपने आज की वीडियो में इतना ही क्लियर किया है। आगे वाली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे क्षुधांत्र में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है या अवशोषण होता है या दोनों होते हैं। तो और इसके साथ साथ हम देखेंगे वृद्धांत्र में भोजन की पाचन में वृद्धांत्र किस प्रकार से सहायता करता है, या जो पाचक ग्रंथियां है वो किस प्रकार से भोजन की पाचन में सहायता करती है। इसके अलावा मानव पाचन तंत्र के अलावा हमें
रोमन थी यानी शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है वह भी इस वीडियो में, इस चैप्टर के अंदर देखना है। और आने वाली वीडियो में हम अमीबा में पाचन कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।